हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल एंड दी नर्सिंग मिशन। आज का जो हमारा चैप्टर है बेटा वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1। अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 पे जितना भी कॉन्सेप्ट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन वो भी टॉपिक वाइज अपन इस वीडियो के अंदर बेटा कंप्लीट करेंगे। टारगेट रखेंगे अपना एम्स नर्सिंग एंड पैरामेडिकल। ठीक है, तो दिस साइड विकास चौधरी। चलिए फिर बेटा अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो भाई, अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 की बात करूं तो इसमें जो पहला टॉपिक है बेटा वो है चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले चार्ज को समझ लेते हैं। बच्चों ने कहा कि सर चार्ज एक फिजिकल क्वांटिटी। मैं पूछा फिजिकल क्वांटिटी से अपन क्या समझे, तो भैया जिसकी कुछ यूनिट हो और जो क्या हो बेटा जी, मेजरेबल, नहीं जिसको अपन मेजर कर सके। यूनिट क्या रहेगी सर, कुलाम। एसोसिएटेड विद मैटर, मतलब कि चार्ज का कुछ ना कुछ मास भी रहेगा। विच कैन प्रोड्यूस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, मतलब कि चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स, मतलब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह भी जनरेट होगी, और मैग्नेटिक इफेक्ट जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड है ना, और उसके अंदर अगर किसी चार्ज को रखते हैं तो मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स भी एक्सपीरियंस कर सकता है। तो इन सारी चीज़ों को जो कर देता है उसको बोलते हैं बेटा अपन चार्ज। अब चार्ज से रिलेटेड दो फॉर्मूले हैं। एक है आपके पास Q इज इक्वल्स टू NE और एक है बेटा Q इज इक्वल्स टू IT। आई अगर करंट आपको गिवन है और उससे हमें चार्ज निकालना हो तो ये दो मोटा माटे इसमें फॉर्मूले रहते हैं। अगर बेटा जी प्रॉपर्टीज की बात करें तो पहली प्रॉपर्टी है कि चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। दूसरी प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, दैट इज Q इज इक्वल्स टू N, एडिटिव इन नेचर। मतलब कि चार्ज अगर आपको एक स्पेस के अंदर दे दिए जाए 2-3, जैसे 1 कुलाम, 2 कुलाम, 3 कुलाम, और मैं पूछ लूँ कि इस स्पेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है, तो इन सबका सम होगा। क्योंकि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है तो इस वजह से बेटा ये एडिटिव इन नेचर है। और चार्ज इज इनवेरिएंट, आप चार्ज को स्पीड ऑफ लाइट से दौड़ाओ तो उसके मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये मोटा माटी बेटा जी अपने पास चार प्रॉपर्टी है। अगर मैं आगे बात करूं चार्ज से रिलेटेड तो वो है बेटा कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम हायर पोटेंशियल बॉडी टू दी लोअर पोटेंशियल बॉडी व्हेन दे आर इन डायरेक्ट कांटेक्ट। ध्यान रखेंगे बेटा, कंडक्शन की जो कंडीशन होती है वो ये होती है, मान लीजिए कि जैसे कि चार्ज बॉडी है लेट्स से A और ये एक और बॉडी है बेटा जी हमारे पास B। अगर इन दोनों को मैं कांटेक्ट में ले आऊँगा तो आपके पास जिस बॉडी का हायर पोटेंशियल होगा, मान लीजिए कि VA इज ग्रेटर देन VB, तो इस बॉडी से इस बॉडी पर जो है चार्ज का ट्रांसफर होगा। अब क्वेश्चन आता है कि सर कितना चार्ज ट्रांसफर होगा, उसको कैलकुलेट करने के लिए बेटा जी अपन स्टेप 1 और स्टेप 2 सीख लेते हैं। स्टेप 1 और स्टेप 2 में यह है कि मान लीजिए कि इसके ऊपर पहले Q1 और Q2 चार्ज था, कंडक्शन के बाद इसमें Q1 डैश और बेटा जी इस पर Q2 डैश आ गया। तो स्टेप 1 फॉलो कराता है आपको कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या फॉलो कराता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मतलब कि पहला चार्ज का सम और बाद के चार्ज का सम अगर आप इक्वल करेंगे तो आपको यहाँ से एक फर्स्ट इक्वेशन, एक इक्वेशन मिलेगी। स्टेप नंबर 2 इक्वल पोटेंशियल प्रिंसिपल। क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज तभी तक ट्रांसफर कर सकता है जब तक उन दोनों बॉडीज का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। जैसे ही दोनों बॉडी का पोटेंशियल सेम होगा फर्दर चार्ज स्टॉप कर जाएगा। तो मतलब आफ्टर कंडक्शन के बाद जो इन दोनों बॉडीज का पोटेंशियल रहा होगा वो एक दूसरे के बराबर आप करेंगे तो यहाँ से आपको सेकेंड इक्वेशन मिलेगी। तो स्टेप 1 और स्टेप 2 फॉलो करके आप Q1 डैश और Q2 डैश की वैल्यू को बेटा इजीली फाइंड कर सकते हैं। अगले पॉइंट पर अगर अपन चले तो वो है बेटा जी अपने पास इंडक्शन। इंडक्शन क्या होता है, एक ऐसा फिनोमिना जिसके अंदर अनचार्ज बॉडी जो है वो क्या कर जाती है बेटा, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी होल्ड करने लगती है जब हम उसको एक अनचार्ज बॉडी के नियर बाय रखते हैं। तुमने कहा मतलब सर, मान लीजिए कि जैसे कि ये हमारे पास एक चार्ज बॉडी है, लेट्स से द चार्ज ऑन दिस बॉडी इज Q। तुमने कहा बिल्कुल है सर। और ये बेटा जी मेरे पास एक अनचार्ज बॉडी है। जब इन दोनों बॉडीज को मैं नियर बाय रखूंगा तो इस बॉडी के पास भी कैसा चार्ज आ जाएगा, एक नेगेटिव अपोजिट नेचर का चार्ज आएगा। अगर पहली बॉडी पर पॉजिटिव है तो इंड्यूस्ड नेगेटिव होगा, और अगर पहली बॉडी पर नेगेटिव है तो इंड्यूस्ड पॉजिटिव चार्ज होगा। क्वेश्चन आता है कि सर इस पर जो इंड्यूस्ड चार्ज होगा वो कितना होगा, तो बेटा इंड्यूस्ड चार्ज जो होगा दैट विल बी माइनस ऑफ Q1 माइनस 1 अपॉन K। इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर लेंगे K इज योर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक, इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू आपको बेटा जी क्वेश्चन के अंदर गिवन रहेगी। तो ये पहली बात है जो बच्चे चार्ज से रिलेटेड चीजें समझना चाहते हैं। अब इस पर एक एक करके बेटा जी क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे से पहला क्वेश्चन क्या बोला, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द इलेक्ट्रिक चार्ज। अभी मैं आपको बताया कि इलेक्ट्रिक चार्ज की अपनी चार मोटा मोटी प्रॉपर्टी है और कंडक्शन और इंडक्शन फिनोमिना वो होल्ड करता है। तो आप देख लो इसमें क्या क्या दिया है। चार्ज कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू चार्ज। उसने एनर्जी को बताया नहीं किस एनर्जी में
कन्वर्ट करना है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक एनर्जी बोलता तो ये स्टेप, ये पॉइंट में भी करेक्ट हो जाता। वहीं पे अगला बोला चार्ज ऑफ अ पार्टिकल इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन वेलोसिटी, ऐसा नहीं होता क्योंकि चार्ज इज इनवेरिएंट। दूसरा, चार्ज ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज, ये वाला अपना पॉइंट सही हो गया बेटा, ये है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, Q इज इक्वल्स टू NE। चार्ज ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो, नहीं, चार्ज कैन बी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। अगर आपका बॉडी चार्ज देती है ना, तो देती मतलब इलेक्ट्रॉन देती है, तो इलेक्ट्रॉन दे दिया तो डेफिशिएंसी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो बेटा बॉडी पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये भी गलत हो गया, तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? दैट इज योर सी ऑप्शन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। इस क्वेश्चन में हमारे से क्या बोला कि भैया 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन मूव्स आउट, है ना, ऑफ अ बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकेंड। तो एक सेकेंड के अंदर 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास मूव कर रहे हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे। तो पूछा है कितना टाइम लगेगा अगर एक कूलाम चार्ज दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर हो जाए। तो अपन देख लेते हैं कि अगर एक कूलाम चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा तो हम देख लेते हैं कितने इलेक्ट्रॉन आपके ट्रांसफर किए होंगे बेटा। तो दैट इज Q इज इक्वल्स टू NE, तो 1 कूलाम इज इक्वल्स टू N, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो N इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। यहाँ से N की वैल्यू आ जाती है 10 टू दी पावर 18। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, बहुत ध्यान से समझेंगे बेटा, इतने इलेक्ट्रॉन्स आपके पास ट्रांसफर किए एक कूलाम चार्ज को दूसरी बॉडी पर लाने के लिए। अब क्वेश्चन आता है हमारे से पूछा क्या है, हमारे से पूछा है टाइम, ठीक है। तो अपन क्या कर लेते हैं, अगर इतने टोटल इलेक्ट्रॉन आपका ट्रांसफर किए और आपको पता है एक सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं, तो अपन लिख लेते हैं इतने इलेक्ट्रॉन आपके पास एक सेकंड में, तो मुझे टाइम बताना है 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स के लिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो बेटा ये आ जाएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 बाय 10 टू द पावर 9, ठीक है। तो इतनी सेकंड के अंदर आपके पास जो है बेटा, इतने टाइम के अंदर मतलब इतने सेकंड के अंदर, क्योंकि एक सेकंड में 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे, तो इतने सेकंड के अंदर आपके पास ये टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर गए होंगे। पर मेरे से आंसर ईयर्स में पूछा है बेटा, तो आप मुझे बताओ एक दिन के अंदर कितनी सेकंड रहती है। तो बेटा जी एक डे के अंदर हमारे पास कितनी रहती है? 24 आवर, एक आवर में 60 मिनट और 60 मिनट में 60 सेकंड। अब एक ईयर के अंदर 365 डेज हमारे पास रहते हैं बेटा, तो अब डेज को अगर मैं कन्वर्ट करूंगा तो दैट इज 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड। तो एक साल में इतनी सेकंड रहती है, तो एक सेकंड में कितने ईयर रहे होंगे? तो सर ये आ जाएगा 1/365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 ईयर्स। इसको यहाँ सब्सटीट्यूट करूँगा तो ये आ जाएगा मेरे पास 6.25 इंटू 10 टू द पावर 9 इन डिवीजन, दैट इज 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60। जब अपन बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 198 ईयर। आप चेक कर लो कौन सा ऑप्शन हमारे पास है कि सर 198 ईयर्स, अप्रोक्सीमेटली 200 ईयर। तो दैट इज योर बी ऑप्शन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ठीक है। तो होप सो कि आपको ये बात क्लियर हुई होगी और ध्यान से आप इसको समझते हुए चलेंगे। हमारे से बोला हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर देयर इन कप ऑफ वाटर। अब एक चीज़ बताइए, वाटर का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो तो H2O है। अब कितने H2O के अंदर मतलब 250 ग्राम के अंदर आपसे पूछा है कितना पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है। तो अपन लॉजिकली बात को समझना स्टार्ट करते हैं, कैसे इस क्वेश्चन को अपन फाइंड करेंगे। 250 ग्राम पानी के अंदर चार्ज पूछा है, तो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ कि भाई आपके पास जो H2O है, ठीक है, उसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना है, वो होता है 18 ग्राम। और आपको पता है, अगर नहीं पता मैं यहाँ लिख देता हूँ, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू एवोगैड्रो नंबर। एक ये फॉर्मूला रहता है। तो जितना भी मॉलिक्यूलर मास होता है उसके अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं और वो इक्विवेलेंट होते हैं एवोगैड्रोस नंबर के बराबर। तो बेटा यहाँ से मैं लिख लेता हूँ 18 ग्राम के अंदर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स है। तो अपने पास इतने वाटर मॉलिक्यूल्स है। अब एक मॉलिक्यूल के अंदर, एक वाटर मॉलिक्यूल के अंदर बेटा जी एक वाटर मॉलिक्यूल के अंदर अपन समझ लेते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स है। जैसे कि ये H2O है तो हाइड्रोजन 2 हो गए और एक ऑक्सीजन हो गया बेटा। तो हाइड्रोजन के पास तो एक इलेक्ट्रॉन रहता है और ऑक्सीजन के पास 8, तो एक मॉलिक्यूल के पास 10 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब कि 18 ग्राम वाटर के पास बेटा जी 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल और एक मॉलिक्यूल में है 10 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब 18 ग्राम के अंदर हो गया
6.022 इंटू 10⁻24 इलेक्ट्रॉन। अब एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है वो भी आपको पता है, लिख देता हूँ मैं यहाँ। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो मुझे बताइए आप कि 18 ग्राम, जो 18 ग्राम हमारे पास वाटर है, मतलब कि एक मोल जो वाटर है उसके पास कितना नेगेटिव चार्ज है। एक इलेक्ट्रॉन्स तो हमने कैलकुलेट कर लिया, अब नेगेटिव चार्ज भी उस पर फाइंड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻24, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। बेटा इसको अपन सॉल्व करते हैं। तो 1.6 ये आ जाएगा अपने पास कितना 2206 नहीं 25369, तो ये हो गया 9.6। तो मैं अप्रॉक्सीमेटली इसको 18 ग्राम के अंदर लिख लेता हूँ। 9.6 इंटू 10⁻5 और आपका कुलाम चार्ज 18 ग्राम के अंदर इतने कुलाम चार्ज हमारे पास कैलकुलेट होके आ गया। उसने हमारे से क्या पूछा था कि भैया 250 ग्राम वाटर के अंदर कितना चार्ज, ये कितना नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज रहेगा। तो अब अपन क्या करते हैं कि भाई 18 ग्राम के अंदर तो कितना है सर 9.6 इंटू 10⁻5, तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 9.6/18 इंटू 10⁻5 और पूछा कितने में है 250 ग्राम। तो दोनों साइड अपन 250 ग्राम से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो दैट इज 250। ठीक है, अब इसको अपन सॉल्व करते हैं, 10 आ गया, ये कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर बचेगा 2400। 96 इंटू 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवीजन में हो गया बेटा 18, 10⁻5 6 3 जा, और ये हो गया 400, तो ये आ जाएगा अपने पास 1.33 इंटू 10⁻7। तो 250 ग्राम के अंदर इतना कुलाम ऑफ चार्ज बेटा जी हमारे पास कैलकुलेट हो गया। तो अपन चेक कर लेते हैं ऐसा ऑप्शन कहाँ पर है। 1.34 इंटू 1.34 इंटू 10⁻7 कुलाम चार्ज, दैट इज योर सी ऑप्शन। होप सो कि आपको बेटा बात क्लियर हुई होगी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें हमारे से जनरली क्या पूछ लिया कि एक बॉडी पर इतना नेगेटिव चार्ज आया तो आपको एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है। ये भी Q इज इक्वल्स टू एनी वाले फॉर्मूले पे हो गया। चार्ज कितना है 3.2 माइक्रो कुलाम, 10⁻⁻6 n पूछा है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो यहाँ से 3.2 इंटू 10⁻6 ये आ गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 बेटा। तो ये आ गया n, बताओ कितना है 2 इंटू 10⁻13। तो दैट इज योर थर्ड ऑप्शन, सी ऑप्शन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। अब ये आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पर किस किस टाइप के क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं आपने चेक कर लिया बेटा। डायरेक्ट Q इज इक्वल्स टू एनी पे भी टाइम पर बेस्ड, किसी ग्राम के अंदर कितना चार्ज स्टोर हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपने देखी। ये सिंपली आपके पास चार्ज के ऊपर किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसको कराने की बेटा मेरी कोशिश रही है। अब आगे बढ़ते हैं कुलाम्स लॉ पे। अब किस पे आते हैं, कुलाम्स लॉ। तो देखते हैं भैया कुलाम्स लॉ क्या कहता है। कुलाम्स लॉ का क्या कहना है, सबसे पहले आप समझ लो कुलाम्स लॉ आपको फोर्स के बारे में बताता है, और वो भी 2 पॉइंट चार्ज के बीच की। तो मैं लिख देता हूँ कि आपका क्या देता है, ये फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज। ठीक है भैया, तो बेटा जी तो आपके पास 2 पॉइंट चार्ज के बीच में कितना फोर्स हुआ उसको कैलकुलेट करने के लिए आप कुलाम्स लॉ का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि एक चार्ज अपने पास हो गया Q1 और एक चार्ज कितना हो गया सर अपने पास Q2, दोनों पॉइंट चार्ज है, डिस्टेंस है r, तो इनके बीच की जो फोर्स होगी वो दी जाएगी K Q1 Q2/r²। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको इससे रिलेटेड ध्यान रखने हैं, जैसे कि लाइक चार्जेस क्या करेंगे आपके पास बेटा जी, लाइक चार्जेस क्या करेंगे आपके पास कि सर रिपेल करेंगे, और बेटा जी अनलाइक चार्जेस क्या करेंगे, अनलाइक चार्जेस बेटा जी अपना अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, दूसरा ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ, ये हुआ। और फोर्स की डायरेक्शन, फोर्स इज ऑलवेज अलोंग दी लाइन जॉइनिंग 2 चार्जेस। तो भैया जो आपके पास 2 चार्जेस है बेटा, उन दोनों चार्जेस को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है हमेशा डायरेक्शन ऑफ फोर्स उसी के अलोंग होगी, चाहे वो अट्रैक्टिव हो चाहे वो रिपल्सिव हो। तो पहली बात ये ध्यान रख लेंगे। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है कि फोर्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मीडियम के। अगर आप नई फोर्स और पुरानी फोर्स को देखोगे मीडियम बीच, तो वो आ जाएगा Fn इज इक्वल्स टू बाय के। इन बातों का आपको ध्यान रखना है रिलेटेड टू कुलम्स लॉ। ठीक है, तो अब इससे बेस्ड कुछ क्वेश्चन अपन परफॉर्म कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास बोला है कि 2 पॉइंट चार्ज है A और B। ठीक है, और एक पर चार्ज है +Q और एक पर चार्ज कितना है, ये लीजिए +Q और एक पर है बेटा जी -Q। इन दोनों के बीच की जो फोर्स रहेगी वो कितनी रही होगी आपके प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट। अट्रैक्टिव फोर्स होगी क्योंकि प्लस और माइनस है, तो फोर्स हो जाएगी KQ²
आर स्क्वायर। तो ये इनिशियल फोर्स होगी। अब अगली बात पे क्या बोला उन्होंने, आगे बोला एट अ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट एंड द फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज एफ, वो मैंने निकाल दी। इफ 25% ऑफ ए इज ट्रांसफर टू बी देन द फोर्स बिटवीन द चार्जेस बिकम, अगर 25% चार्ज आप बेटे ट्रांसफर कर देते हैं तो मुझे बताओ इसमें से ये ए है ये बी है, तो चार्ज ऑन ए अगर इससे आप 25% ट्रांसफर करते हो तो वो बचा कितना, Q माइनस 25/100 इंटू क्यू। तो ये अपने पास आ गया क्यू ए इज इक्वल्स टू 3Q/4, ठीक है। तो ए बॉडी पर चार्ज तो आ गया हमें पता चला, अब ऐसे बी बॉडी पर भी चार्ज निकाल लो। तो बेटा जी बी बॉडी पे कितना आएगा, -Q, इस पे प्लस हुआ 25% आ गया ना, क्योंकि इस पे ट्रांसफर किया गया है। तो ये हो जाएगा 1/4Q, तो ये आ गया -3Q/4। तो मतलब कि आपको ए और बी दोनों पॉइंट का चार्ज अब पता चल गया, तो उसको रख देते हैं। तो यहाँ पर अगर अपन रखते हैं तो बेटा जी ये हो गया 3Q/4 और ये हो गया बेटा जी -3Q/4। इसका मतलब जो नई फोर्स होगी लेट से एफ डैश, वो भी क्योंकि प्लस माइनस चार्ज है तो अट्रैक्टिव इन नेचर ही होगी, पर होगी कितनी वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो एफ डैश इज इक्वल्स टू के 3Q/4 इंटू 3Q/4 और डिवीजन में हो गया बेटा जी अपने पास आर स्क्वायर। तो दैट इज एफ डैश इज इक्वल्स टू 9/16 KQ²/R²। KQ²/R² किसके बराबर है सर, एफ के बराबर है। तो इसका मतलब जो नई फोर्स होगी वो 9/16 ऑफ एफ हो गई बेटा जी। विच ऑप्शन जरा चेक कर लो आप, दैट इज योर बी ऑप्शन। नहीं, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, बहुत बढ़िया। अ सर्टेन चार्ज 2Q इज डिवाइडेड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से समझेंगे। आपसे बोला कि कोई सर्टेन चार्ज है 2Q, ये लो ये 2Q चार्ज है, ये डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, एक Q1 में और एक Q2 में। तो मतलब कि Q1 प्लस Q2 इज इक्वल्स टू 2Q, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के थ्रू। लेटर द चार्ज आर प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट इफ द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द टू चार्जेस मैक्सिमम, देन दो चार्जेस का रेशो पूछा है। अब यहाँ से एक काम कर लेते अपन, Q2 की वैल्यू निकाल लेते, दैट इज 2Q माइनस Q1। अब ये दोनों के दोनों चार्जेस कुछ दूरी पर बेटर रख दिए, जैसे यहाँ Q1 रख दिया, यहाँ Q2 रख दिया, लेट्स से द डिस्टेंस भी R। अभी इन दोनों के बीच का जो फोर्स है वो ये फोर्स होगा। मैं यहाँ पे Q2 को रिप्लेस कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा 2Q माइनस Q1/R²। अब जो इन्होंने पूछा है आपसे कि वो फोर्स मैक्सिमम होनी चाहिए, तो मैक्सिमम फोर्स की आप कंडीशन समझ लीजिए बेटा जी। मैक्सिमम फोर्स की कंडीशन होती है आपका फोर्स का वेरिएबल के साथ जो डिफरेंशियल वैल्यू होती है वो 0 के बराबर आनी चाहिए। तो मतलब कि अगर डेरिवेटिव 0 के बराबर है तो वो पॉइंट मैक्सिमम पढ़ा जाता है। तो इस वजह से dF/dQ1 अगर आप 0 के बराबर रख देंगे तो मैं यहाँ लिख देता हूँ d/dQ1। अच्छा, डिफरेंशिएट वेरिएबल के साथ करना है क्योंकि 2Q तो आपका कॉन्स्टेंट है, Q1 वेरिएबल है, ठीक है। तो मैं रख देता हूँ, तो बेटा ये बन जाएगा अपने पास कितना, ये R² है, K/R²। इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा 2Q1 माइनस Q1², और इसको रख देते हैं अपन 0 के बराबर, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा K/R²। तो ये हमारे पास गया d/dQ1, 2Q1 माइनस d/dQ1, और ये हो गया Q1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये वैल्यू इधर आके 0 आ जाएगी, 2Q बाहर, Q1 का डिफरेंशिएशन 1, और बेटा जी हो गया माइनस 2Q1 इज इक्वल्स टू 0। तो दैट इज 2Q इज इक्वल्स टू 2Q1। ये कैंसिल आउट तो बताएगा आप, Q/Q1 का रेशियो कितने के बराबर आ गया, 1। तो यही हमारे से पूछा था, तो कौन सा ऑप्शन हो गया सर, ए ऑप्शन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। देखो बेटा इस क्वेश्चन में हमारे से क्या बोला कि दो आइडेंटिकल मेटल स्फीयर है, एक पर चार्ज 12 है, एक पर -8 है, इन दोनों को सर्टेन डिस्टेंस पे रख दिया। तो ये है बेटा जी आपका R, और इसका भी कितना रेडियस है R, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल है, इन दोनों को एक R दूरी पे रख दिया। एक पर जो चार्ज है वो 12 है, एक पर -8 है, तो इन दोनों के बीच का जो फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा सर, वो हो जाएगा K, दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट बाय R², और यहाँ हो जाएगा माइक्रो कूलाम का स्क्वायर। जो भी डिस्टेंस होगी उसको आप बाद में नीचे रख लेंगे। तो मैं भी इसको सिंपली ऐसे करके फर्स्ट इक्वेशन मार्क कर देता हूँ। अब क्या बोला, दे आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट। अगर मैं दो आइडेंटिकल स्फीयर को बेटा कॉन्टैक्ट में लाता हूँ तो जो उन पर नेट चार्ज आता है कॉन्टैक्ट में आने के बाद वो आधा आधा दोनों पे बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब इस वाले केस में क्या हो गया, यहाँ पर हमारे पास 12 है, -8 है, तो टोटल बचा 4, तो आधा आधा बटेगा, तो एक पर कितना जाएगा, 2 माइक्रोकूलाम। तो मतलब एक स्फीयर पे 2 माइक्रोकूलाम और दूसरे स्फीयर पर भी 2 माइक्रोकूलाम, और दोनों को उसने बोला एट द सेम डिस्टेंस। तो रेशो पूछा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का पहले और बाद में। तो पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो आप निकाल ही लिए, अब बाद में आफ्टर कंडक्शन के बाद की हम फोर्स निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये दोनों आइडेंटिकल है और फिर से इनको वापस उसी पोजीशन पे रख दिया, बस अब चार्ज कितना हो गया सर, 2 और 2 माइक्रोकूलाम। तो इसके हिसाब से अगर अपन नई फोर्स निकालेंगे तो कितना आएगा, K22/R²। आप डिवाइड कर दो ओल्ड फोर्स बाय न्यू फोर्स, तो दैट इज 4K/R²।
आर स्क्वायर, ओल्ड फोर्स हमारे पास कितनी है k इंटू 12 इंटू 8/r², और न्यू फोर्स हमारे पास है 4k/r²। आर स्क्वायर के से कैंसिल बेटा, ये 3 गया तो ये आ गया 24:1। आप जरा चेक करो ऐसा किस ऑप्शन में है, दैट इज योर सी ऑप्शन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। तो अब हमारे पास इतने ही क्वेश्चन थे जो हमें प्रैक्टिस करने थे बेटा आपका कुलाम्स लॉ पर बेस्ड। अब अपन देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को। तो सबसे पहले समझ लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ सराउंडिंग रीजन। क्या है ये हमारे पास सर? सराउंडिंग रीजन है, सराउंडिंग रीजन ऑफ अ चार्ज in which it can exert a force on any other टेस्ट चार्ज। अगर अपन इस रीजन के अंदर, मान लीजिए कि जैसे कि ये चार्ज है, इसके आसपास का रीजन, अगर इसके अंदर अपन किसी दूसरे टेस्ट चार्ज को रखते हैं बेटा, ठीक है, तो ये इस पर एक फोर्स लगाएगा। ठीक है, ये क्या एक्सपीरियंस कर सकता है? एक फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है। जितना ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है, अगर उसको उसके चार्ज से मैं डिवाइड करूं तो उसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं और उसको बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। उसको क्या बोलते हैं सर अपन? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी हो पॉइंट चार्ज के लिए, फॉर पॉइंट चार्ज, तो अगर मैं बेटा जी पॉइंट चार्ज के लिए निकालूंगा तो यहाँ पर आप जरा कैलकुलेट कर लो, इसने इस चार्ज पर कितना फोर्स लगाया कुलाम्स लॉ के हिसाब से Q0/r²। तो ये हमारे पास इन दोनों चार्जेस के बीच का फोर्स है। आप इसको एक्सपीरियंस्ड वाले चार्ज से डिवाइड कर दीजिए, मतलब Q0 से, तो F/Q0 हो जाएगा KQ/r²। यही होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो दैट इज E इज इक्वल्स टू KQ/r²। तो आप ध्यान रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब क्या होता है कि भाई आपका क्वेश्चन अराइज होता है कि सर इसने इस चार्ज पर कैसे फोर्स लगाई। तो ये चार्ज क्या करता है, अपने नियर बाय इस स्पेस के अंदर कुछ फील्ड लाइंस ओरिजिनेट कर देता है अपनी पोजीशन से, और जैसे ही हम उस फील्ड लाइन पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देता है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ की वजह से आपका एक चार्ज दूसरे चार्ज पर बेटा फोर्स लगाता है। तो अब तीसरी टर्म हो गई इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है सर, उसको भी समझ लेते हैं बेटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब आप समझेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है बेटा वो आर दी इमेजिनरी कर्व्स। कैसे कर्व्स हैं हमारे पास? इमेजिनरी कर्व्स। आप इस पे टेंजेंट ड्रॉ करो, टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट, टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन देम gives the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। क्या मतलब हो गया कि भाई अगर आप उस पर टेंजेंट ड्रॉ करते हो, जैसे भी मैंने टेंजेंट ड्रॉ करके दी थी, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाएगा उस पॉइंट पर। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ है बेटा जो इंपॉर्टेंट है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, उनको मैं एक एक करके लिख देता हूँ। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट करती है पॉजिटिव चार्ज से बेटा, टर्मिनेट करती है नेगेटिव चार्ज पर, है ना। कहाँ पर टर्मिनेट करती है सर? नेगेटिव चार्ज पर। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों रखे हों तब भी ये बात सही है कि पॉजिटिव से ओरिजिनेट करेगी और टर्मिनेट करेगी बेटा जी आपके पास नेगेटिव चार्ज पर। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है? दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है? ये पहली प्रॉपर्टी हुई बेटा। दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। एंड ऑलवेज कंटिन्यूस, हमेशा कैसी रहती है आपके पास? कंटिन्यूस रहती है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो उसके चार्ज के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली डिपेंडेंट है। मतलब कि स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मतलब कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मतलब मैं समझा देता हूँ। अगर आपके पास दो चार्ज है, एक 2 कूलाम का चार्ज है और एक 3 कूलाम का चार्ज है, तो इससे आपके पास ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट करेगी कंपैरेटिव टू 2 कूलाम चार्ज से। ठीक है, इस पर 5 आई है, 1 2 3 4 5, उससे 4 आई है क्योंकि 3 कूलाम के चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर
टू दी कंडक्टर। कंडक्टर के हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर होती है पहली बात, एंड डू नॉट पेनिट्रेट इट, एंड डू नॉट पेनिट्रेट इट, और उसको कभी भी पेनिट्रेट नहीं करती है। कंडक्टर जो भी कंडक्टिंग बॉडी होगी उसके परपेंडिकुलर होगी, उसको पेनिट्रेट नहीं करेंगी। अगर आपने कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के भी परपेंडिकुलर होगी, पर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इलेक्ट्रिक फील्ड पेनिट्रेट भी करेगी, जो कि कंडक्टर वाले केस में नहीं कर रही। बेटा इन बातों का आप ध्यान रखेंगे, ये मोटा माटी प्रॉपर्टीज है। कि अगली प्रॉपर्टी क्या है बेटा, स्ट्रेंथ जो है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, strength of electric field lines goes on decreasing as we move away from charge। तो जैसे जैसे आप चार्ज से दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ घटती रहेगी और एक टाइम पे आके जीरो हो जाएगी। उस रीजन को अगर अपन ऑक्यूपाई कर लेते हैं, एकोमोडेट कर लेते हैं, तो उस रीजन को ही अपन इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, और दूर जाते समय इलेक्ट्रिक फील्ड्स की स्ट्रेंथ घटने लगती है। तो मोटा मोटी बेटा ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो आपको इसके ऊपर ध्यान रखनी है। अब इस पर कुछ क्वेश्चन परफॉर्म करते हैं। फिगर शोज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ 4 पॉइंट चार्ज ए बी एंड सी। हमें 4 चार्ज दिए है और उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पूछी, और पूछा है कि कौन से चार्ज का स्ट्रेंथ या कौन सा चार्ज आपका मैक्सिमम स्ट्रेंथ होल्ड करता है। आप देखो ए वाले चार्ज पर तो सिर्फ 6 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, इस पर 5 है, इस पर देख लो बेटा 1 2 1 2 3 4 5 6 7 है, और इस पर 7 तो ये है ही है, 8 9 10 11 12 13 14, तो इस पर 14 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। तो मतलब सी वाले पे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। ये अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले था। तो सी वाला चार्ज जो है वो बी ऑप्शन में लिखा है, तो करेक्ट आंसर हो गया बी ऑप्शन बेटा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, हमारे से क्या बोल दिया, 2 पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्ज है, इतना इतना इतनी डिस्टेंस पे रखे हैं, और आपसे पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है लाइन जॉइनिंग द 2 चार्जेस। तो देखो हमेशा एक चीज़ और ध्यान रखना बेटा आपने, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, इसका सेंटर कहीं यहाँ आएगा, इस सेंटर पर ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगी, और नेगेटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा टूवर्ड्स होगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो वेक्टोरियल एडिशन होगा, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है, तो इसलिए आप इसको डायरेक्टली ऐड कर दे रहे हैं। यहाँ पर जो चार्ज है वो 10 की पावर -8, और यहाँ पर जो चार्ज है वो -10 की पावर -8। तो अब मैं लिखता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए, तो ये हो जाएगा KQ/R²। तो आपके पास ये जो डिस्टेंस है ये 0.1/2, और ये वाला डिस्टेंस भी हो गया 0.1/2। तो बेटा ये हो गया K × 10 की पावर -8 बाय डिस्टेंस हो गया 0.1/2 का होल स्क्वायर। सिमिलरली बी के लिए निकालूंगा अगर मैं, तो K × मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज और डिस्टेंस बिटवीन द 2 चार्ज दोनों के लिए, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड चार्ज दोनों के लिए सेम है। तो इस वजह से जो आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दोनों का सम अगर मैं लिखता हूँ तो ये हो गया K × 10 की पावर -8 बाय 0.1/2 का होल स्क्वायर प्लस K × 10 की पावर -8 बाय 0.1/2 का होल स्क्वायर। दोनों सेम है, तो बेटा यहाँ लिख देता हूँ मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 2K × 10 की पावर -8 बाय 0.1/2 का होल स्क्वायर। तो 2 × 9 × 10 टू द पावर 9 × 10 टू द पावर -8, इसको लिख देते 0.1 × 0.1, और ये 2 2 करके ऊपर आ जाएगा अपने पास 4 पॉइंट अगर बेटा अपन कैंसिल आउट कर दे तो ये 2 बचा, तो ये कितना हो गया 8, 72 × 10 की पावर 9, और ये हो गया -6। तो इसको अगर अपन लिखते हैं तो 72 × 10 की पावर 3, 7.2 लिखूंगा, तो इसको मुझे लिखना पड़ेगा 7.2 × 10 टू द पावर 4। चेक कर लेते बेटा ऐसा किस ऑप्शन में है, दैट इज़ योर डी ऑप्शन। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन में क्या बोला बेटा हमारे से, 2 पॉइंट चार्ज है इतना इतना, इन दोनों को आपने एक डिस्टेंस पर लोकेट कर दिया। तो ये है बेटा जी 8Q और ये है बेटा जी -2Q। यहाँ पर x = 0 दिया है और यहाँ x = L दिया है। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ दिया, द लोकेशन ऑफ द पॉइंट ऑन x एक्सिस फ्रॉम द ओरिजिन एट विच द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दीज 2 पॉइंट चार्ज इज 0। तो आपको बताना एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों चार्ज की 0 हो रही होगी। देखो अब वो पॉइंट बीच में तो नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि अगर आप बीच में पॉइंट लोगे तो पॉजिटिव की वजह से अवे, नेगेटिव की वजह से टूवर्ड्स, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में हो जाएगी और ऐड हो जाएगी। तो जब वो ऐड हो जाएगी तो उनका सम 0 हो ही नहीं सकता है। तो इसका मतलब पॉइंट कहीं इधर लाई करेगा, इधर लाई करेगा। मैं कहीं यहाँ P पॉइंट मान लेता हूँ। अब अगर आप इस P पॉइंट पे देखोगे तो ये A ये B, तो A पॉइंट की इस पर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड अवे और B पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स।
तो आपको इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करनी है, तो मतलब ई ए को किसके बराबर लिखना पड़ेगा सर, ई बी के, तभी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। तो मैं ए और बी निकाल लेता हूँ, लेट्स से दैट डिस्टेंस बी एक्स, तो ई ए, इसकी वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फॉर्मूला 8q के क्यू बाय यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बेटा, ये डिस्टेंस कितना है सर एल, और ये डिस्टेंस कितना है सर एक्स, तो ये कितना हो जाएगा एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी पॉइंट की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कितना हो गया के 2q बाय यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया एक्स स्क्वायर। डायरेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की वजह से मैं ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर चुका हूँ, सिर्फ मैग्नीट्यूड को इक्वेट करना रहता है। तुमने कहा सही बात सर। अब इसको और इसको अगर अपन कैंसिल आउट करेंगे तो ये बचेगा 4 क्रॉस मल्टीप्लाई बेटा जी, तो ये हो गया 4x स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट दोनों तरफ करेंगे तो x की वैल्यू बेटा जी l आ गई, इसका मतलब ये डिस्टेंस हो गया l। तो आपसे तो उसने क्या पूछा था, पोजीशन, क्या पूछा था, द लोकेशन, मतलब कि पोजीशन ऑफ द पॉइंट ऑन द x एक्सिस। जब कभी भी पोजीशन डिफाइन या लोकेशन डिफाइन करनी हो तो ओरिजिन से डिफाइन करते हैं। यहाँ जीरो था, ये डिस्टेंस l थी, और ये डिस्टेंस भी हमारी कितनी निकल के आई आगे भी l, तो l प्लस एल बिकम 2l। विच ऑप्शन सर, दैट इज योर डी ऑप्शन। होप्स होगी बेटा आपको बात क्लियर हुई होगी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमारे से क्या बोल दिया, इसमें बोला 3 identical point charge है as shown placed at the vertices of isosceles triangle, right angle triangle, which of the numbered vector coincide in the direction with the electric field at the point। आपसे बता, आपको पूछा है कि जब आपके पास 3 आइडेंटिकल चार्ज इसके एज पर रख दिए गए हो, तो आप बताइए कि जो यहाँ 4 लाइनें दिखाई गई है, कौन से वाली लाइन रियली नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। तुमने कहा सही बात सर। अब एक चीज़ बताओ, इसकी वजह से और इसकी वजह से इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो अवे होगी, और क्योंकि डिस्टेंस और चार्ज बराबर है तो कैंसिल आउट कर देगी, तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगी बेटा इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से, जो कि यहाँ पर अवे रहेगी। तो कौन सा ऑप्शन हो गया सर, दैट इज योर 2B ऑप्शन। ठीक, मूव करते हैं। अगला कॉन्सेप्ट हमारा चार्ज इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आप चार्ज को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उस पर एक फोर्स लगेगी, वो फोर्स क्या क्या उसके अंदर चेंजेस लाएगी, वो बेटा हमें इसके अंदर कैलकुलेट करना रहता है। तो मान लेते हैं बेटा ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी अपन मान के चल रहे हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड अपन कंसिडर कर लेते हैं कि वो यूनिफॉर्म है। क्या है, यूनिफॉर्म। अब इसमें 3 सिचुएशन है, आप एक एक करके एनालाइज कीजिए। हो सकता है कि चार्ज बेटा इसमें रेस्ट पे रहा हो, बिल्कुल सर। हो सकता है कि जो चार्ज है वो किसी वेलोसिटी v से इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड में पैरेलली मूव किया हो, बिल्कुल हो सकता है। हो सकता है कि चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर किया हो। ठीक है, तो ये 3 सिचुएशन है। तो जो मेरी पहली और दूसरी सिचुएशन है या जो तीसरी सिचुएशन है, इसमें एक चीज़ कॉमन रहेगी कि तीनों ही केसेस के अंदर जो चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तुमने कहा मतलब सर कि अगर आप यहाँ रेस्ट पे रखे हो इलेक्ट्रिक फील्ड आगे, तो इस पर आगे की तरफ फोर्स लगेगी, इस पर भी आगे की तरफ को फोर्स लगेगी, और इस पर भी आगे की तरफ को फोर्स लगेगी। तो जिस वजह से क्या होगा, जब इस पर फोर्स लगेगी तो बेटा ये तो रेस्ट पे है, ये मूव करना स्टार्ट कर देगा इसी डायरेक्शन में, और इस पर फोर्स ऑलरेडी आगे लग रही है तो उसी डायरेक्शन में मूव करता चला जाएगा। पर इस वाले के साथ सिचुएशन क्या होगी कि इसकी वेलोसिटी तो ऊपर है और इस पर फोर्स आगे लगी है, तो इस वजह से ये कुछ पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा। क्या फॉलो करेगा सर, ये पैराबोलिक पाथ। तो अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि वो जो फोर्स है वो कितनी है। फोर्स का फॉर्मूला जो होगा बेटा, फोर्स का फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, सबसे पहली बात। ठीक, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये फोर्स अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ के हिसाब से जो भी फोर्स लग रही है वो क्या प्रोड्यूस करेगी आपके पास बॉडी के अंदर, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो दैट इज क्यू ई इज इक्वल्स टू एम ए, और एक्सेलरेशन हमारे पास हो जाएगा क्यू ई बाय एम। बस ये बात आपको इसमें ध्यान रखनी है बेटा। अब एक्सेलरेशन में चार्ज और मास दोनों कांस्टेंट है, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपने कंसीडर किए कि हम जो पढ़ रहे हैं वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हैं। इस वजह से क्या हो गया बेटा यहाँ पे कि ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट हो गई। तो जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया तो हमारे पास 3 इक्वेशन बन के आई, दैट इज v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और बेटा थर्ड इक्वेशन है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। अब इसमें से कोई भी सिचुएशन हो, है ना, कोई भी सिचुएशन हो, आपको एक्सेलरेशन फाइंड करके यही तीनों इक्वेशन एक एक करके अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज़ करनी रहती है। तो देखते हैं बेटा इसके ऊपर क्या क्या क्वेश्चन हमारे पास है। तो जैसे कि हमारे से पहला क्वेश्चन बोल दिया कि एक मास है 20 ग्राम का, चार्ज दिया है, वो किसी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड से इलेक्ट्रिक फील्ड, इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर किया, वो भी पैरेलल। ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ द मास आफ्टर 3 सेकेंड। तो मतलब कि ये एक चार्ज पार्ट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक चार्ज पार्टिकल, ठीक है, 3 मिली कूलाम, जिसका मास है 20,
ग्राम, इलेक्ट्रिक फील्ड है 80 न्यूटन पर कूलम, किसी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड से बेटा एंटर कर गया। अब 3 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी बतानी है। तो आपको पता है 3 सेकंड के बाद वेलोसिटी फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला सर अपन यूज़ कर सकते हैं, पर इसमें एक्सेलरेशन चाहिए। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी तुम्हें पता है QE/m। तो बताओ चार्ज कितना है सर, दैट इज 3 × 10⁻³ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो बेटा जी 80 बाय मास बोलो, मास है 20 मिलीग्राम, दैट इज 10⁻³ kg। ये कैंसिल आउट हो गया, 0 से 0 गया, ये गया अपना 4, तो कितना आ गया सर 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इस वैल्यू को यहाँ पे रख लो, तो v इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन 12 और टाइम 3, तो वेलोसिटी हो गया 20 + 36। तो बताइएगा आंसर कितना आ गया सर, दैट इज 56 मीटर पर सेकेंड, दैट इज योर बी ऑप्शन। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। ऑप्सो की आपको बात क्लियर हो रही होगी। इसमें हमारे से क्या बोला कि एक चार्ज पार्टिकल है आपका मास mq का, उसको आपने रेस्ट से रिलीज किया है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। रिलीज किया है मतलब कि छोड़ दिया, तो ये पहले वाली सिचुएशन हो गई जब अपन चार्ज पार्टिकल को रेस्ट में रख देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो आपको पता है इस पर फोर्स लगेगा, और ये जो फोर्स होगा ये मास इंटू एक्सेलरेशन QE के बराबर होगा, इक्वेट करके एक्सेलरेशन आपको मिल जाएगा, दैट इज QE/m। और इसके अंदर आपसे बोला है कि रेस्ट पर था, तो बेटा इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई 0। अब जरा चेक करते, पूछा क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल आफ्टर t सेकेंड। देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप मुझे बताएंगे क्या होगा, हाफ mv²। तो एक तरीके से आपको v निकालना है, तो v निकलेगा u + at से, तो v इज इक्वल्स टू u, और ये कितना हो गया सर QE/m × t। तो मतलब हमें वेलोसिटी मिल गया QE/m × t। अब इस वेलोसिटी को या इस स्पीड को यहाँ रखेंगे तो बेटा जी काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा, हाफ mq² e² t² m से m कैंसिल हो गया, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ गया बेटा q² e² t² 2m। आप अपना ऑप्शन चेक कर लो कौन सा है, q² e² t² 2m, दैट इज योर सी ऑप्शन बेटा। मूविंग टू द नेक्स्ट, ठीक है, चीज़ें समझते हुए चलो। इस क्वेश्चन में क्या बोला, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मार्क कर लेंगे बेटा आप भी अपनी कॉपी के अंदर। कैसा क्वेश्चन है सर, इंपॉर्टेंट। क्या बोला, प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल, दो चीज़ें दी है बेटा जी, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल। प्रोटॉन बोलते हैं 1h1 को, अल्फा पार्टिकल बोलते हैं 2e4 को। आर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर प्लेस किए गए, मतलब कि इनकी इनिशियल वेलोसिटी फिर से 0 है, इसकी भी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन देम आर, अब इसका जो एक्सेलरेशन है वो AP है और इसका एक्सेलरेशन A अल्फा है, तो इन दोनों का रेशियो पूछा है। एक्सेलरेशन का इन जनरल फार्मूला भी आपको पता है QE/m होता है। तो अगर मैं एक्सेलरेशन निकालूंगा प्रोटॉन का, तो Q प्रोटॉन इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, ठीक है बेटा, समझते चलेंगे। मास ऑफ प्रोटॉन और अल्फा का एक्सेलरेशन से डिवाइड कर लेता हूँ, Q∝ E∝ अपॉन मास ऑफ अल्फा, ये कैंसिल आउट हो गया। तो इसको अगर लिखेंगे दैट इज QP/Q∝, मास ऑफ अल्फा बाय मास ऑफ प्रोटॉन। अब चार्ज ऑफ प्रोटॉन 1 है, तो आपका इसका कितना है 2, तो इसका मतलब इन दोनों का रेशियो हो गया 1:2। मास अगर इसका 4 है, इसका 1 है, तो ये हो जाएगा 4:1। तो आंसर कितना आ गया सर 2:1। विच ऑप्शन सर, दैट इज योर सी ऑप्शन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट बेटा। अब हमारे पास है अगला कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर। इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड जो जो फॉर्मूले है उसको अपन फटाफट समझ लेते हैं। तो देखो, जब अपन इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करते हैं बेटा, ठीक है, डाइपोल के अंदर क्या होता है, डाइपोल में सिचुएशन है कि आपका ये नेगेटिव चार्ज हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, और ये किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रखा जाता है। इस अरेंजमेंट को अपन डाइपोल बोलते हैं। इस डाइपोल का एक डाइपोल मोमेंट होता है। सर डाइपोल मोमेंट कितना होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो ये डाइपोल मोमेंट हो गया। अब इस डाइपोल मोमेंट की वजह से आपको 2 पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी रहती है। एक को बोलते हैं आपका एक्सियल पॉइंट पर, एक को बोलते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट पर। तो मैं पहले एक्सियल पे निकाल देता हूँ, और मैं पहले से ही मान के चल रहा हूँ कि ये डाइपोल की कंडीशन है, शॉर्ट डाइपोल मोमेंट है ना। शॉर्ट डाइपोल की कंडीशन को मैं पहले ही कंसीडर कर रहा हूँ। तो जब मैं शॉर्ट डाइपोल की कंडीशन को कंसीडर करूँगा, तो यहाँ एक्सियल पॉइंट को A मान लेता हूँ और इक्वेटोरियल पॉइंट को P मान लेता हूँ। तो इस A पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी बेटा, ठीक है, अगर ये डाइपोल मोमेंट इधर से इधर है, तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में आती है। मतलब कि एक्सियल पॉइंट पर दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होता कितना है 2kp/r3। r इज वॉट, इसके सेंटर से इस पॉइंट तक की दूरी। ऐसे ही इसके सेंटर से इस पॉइंट तक की दूरी को भी अपन r बोलते हैं। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आता है इक्वेटोरियल पॉइंट पर kp/r3। और ये दोनों की दोनों सिचुएशन शॉर्ट डाइपोल के लिए बेटा मैं लिख रहा हूँ, इस बात को आप ध्यान रखेंगे।
दैट इज Kp बाय आर क्यूब। अब इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो डाइपोल के अपोजिट होती है, मतलब कि एंटी पैरेलल। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो यहाँ पर थीटा होता है 180 डिग्री। ठीक है, अगर मैं इसमें जनरल सिचुएशन की बात करूँ, जनरल केस की, तो हमने कहा सर जनरल केस का मतलब क्या हो गया, जैसे कि ये डाइपोल है, ये नेगेटिव चार्ज और ये कैसा हो गया सर, पॉजिटिव चार्ज। आप इसके सेंटर से किसी एंगल थीटा पर एक पी पॉइंट को कंसिडर करते हो, तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बेटा वो होगी Kp बाय, अगर इसकी डिस्टेंस भी r है, आर क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। अगर कल को आपसे कोई पूछ ले किसी एंगल 60 डिग्री पर डाइपोल मोमेंट की वैल्यू बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ शॉर्ट डाइपोल आप बताइए, तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ कर लेंगे, सबसे पहली चीज़। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, अगर आप इस डाइपोल को, डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आप डाइपोल को बेटा जी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो तब क्या होगा सर। ठीक है, तो ये रख के मैं दिखा देता हूँ। ये अपने पास कौन हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बेटा आपने एक डाइपोल को रख दिया, कितने एंगल पे रखा सर, मान लेते हैं कि आपने उसको थीटा एंगल पे रखा, तो अब इस पर टॉर्क लगेगा, तो वो हो जाएगा PE साइन थीटा। अब जब ये रोटेट करेगा तो कुछ वर्क करेगा बेटा, उसका फॉर्मूला हो जाएगा PE कॉस थीटा इनिशियल माइनस कॉस थीटा फाइनल, और उसकी वजह से इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो हो जाएगी माइनस PE कॉस थीटा। तो यहाँ पर ये 3 फॉर्मूले याद रखने हैं और बेटा वहाँ पे आपको वो 3 फॉर्मूले याद रखने हैं। ये इतनी चीज़ें आपको डाइपोल से रिलेटेड याद रखनी है। अब इस पर कुछ क्वेश्चन परफॉर्म करते हैं। हमारे से पहले क्वेश्चन में क्या बोला कि एक डाइपोल है, उसको थीटा 30 डिग्री पर रखा, किसके रेस्पेक्टिवली, विद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यहाँ वैल्यू है बेटा वो गिवन है 2 × 10⁵ और थीटा है 30 डिग्री। इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क, और बोल दिया कि इसने जो टॉर्क एक्सपीरियंस की है वो 4 न्यूटन मीटर की है। तो चार्ज ऑन डाइपोल बताना है अगर उसकी लेंथ 2 सेंटीमीटर है। ठीक, टॉर्क के फॉर्मूले को डायरेक्ट यूज़ कर लेते हैं, दैट इज़ PE साइन थीटा। तो यहाँ से टॉर्क की वैल्यू रखेंगे, P मुझे नहीं पता, E कितना है 2 × 10⁵ और साइन 30, तो साइन 30 की वैल्यू रखूँगा बेटा, तो दैट इज़ P × 2 × 10⁵ और साइन 30 हो गया 1/2, तो दैट इज़ 2 से 2 कैंसिल, तो ये बच गया हमारे पास 4 × 10⁻⁻5 इज P। और अगर P की बात करूँ तो वो होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द 2 चार्जेस। ठीक है, तो इसका मतलब 4 × 10⁻⁻5 चार्ज इनटू लेंथ। लेंथ मुझे 2 सेंटीमीटर गिवन है, दैट इज़ 4 × 10⁻⁻5 चार्ज इनटू 2 × 10⁻⁻, लेंथ सेंटीमीटर में है तो मीटर में कन्वर्ट करूंगा, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो बेटे -3, ये कैंसिल गया तो 2, तो चार्ज कितना आ गया 2 × 10⁻³ कूलाम। तो मतलब 2 मिली कूलाम भी मैं उसको लिख सकता हूँ, दैट इज़ योर डी ऑप्शन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट बेटे, डाइपोल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको अच्छे से समझते हुए चलेंगे। मेरे से क्या बोला अगले क्वेश्चन में, कॉलम 1 के एंगल, आपको एंगल दे दिया P और E के बीच का, और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल पूछ लिया। पहले तो आप समझ लो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, -PE कॉस थीटा, ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है। अब थीटा की वैल्यू क्या क्या होगी वो यहाँ दी हुई है। अगर थीटा की वैल्यू 180 आप लेंगे तो cos 180 कितना होता है बेटा जी हमारे पास -1, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा PE। अगर आप थीटा की वैल्यू 120 लेंगे, बी ऑप्शन इसमें 120 का ही है, हाँ, तो अगर आप 120 लेंगे, ठीक है, तो अगर आप 120 लेंगे तो ये हो जाएगा P माइनस PE cos 120, cos 120 होता है बेटा -1/2, तो ये हो जाएगा PE/2। आप अपने ऑप्शन को एक बार चेक कर लो, तो भैया जो आपका 180 डिग्री लेने पर PE एनर्जी आई, तो मतलब कि A का तो हो गया 2, फिर आपके पास 120 लेने पे आपका ये आया, B का आ गया बेटा जी कितना 3rd। आप अपना ऑप्शन चेक करो, A का कितना है 2 और B का है 3, तो C का कितना हो जाएगा 1, C का 4 होगा, तो C का 4 देखो किस में, इसमें, ठीक है, ये ऑप्शन गलत हो गया, तो C का 4 ये देखो, क्योंकि जब आप थीटा कितना लेंगे, थीटा जब आप 90 डिग्री लेंगे तो cos 90 कितना होता है 0, तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, तो C वाले में पोटेंशियल एनर्जी 0, दैट इज़ इन 4, तो इसलिए आपका C ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा बेटा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, अब इसमें क्या बोला, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मूवमेंट पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। आपसे क्या बोल दिया, डाइपोल मूवमेंट जो है वो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रोटेट बाय 90 डिग्री। अब इसको यहाँ से, ठीक है, अब इसको यहाँ से इसको रोटेट करके अगर आप यहाँ लेके आते हो तो आपको कितनी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, तो आपको पता है इनिशियल एंगल 0 है और फाइनल एंगल 90 डिग्री है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या था सर, PE cos थीटा इनिशियल माइनस cos थीटा फाइनल, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया PE cos थीटा इनिशियल हो गया 0 माइनस cos 90 तो हो गया 0,
तो इस हिसाब से पीई cos 0 हो गया 1। तो वर्क डन कितना करना पड़ रहा है आपको कि सर पीई अमाउंट ऑफ वर्क डन मुझे करना पड़ रहा है, दैट इज योर ए ऑप्शन बेटा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। अच्छा, अब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड जितना कॉन्सेप्ट था वो अपना कंप्लीट हुआ। फ्लक्स को अपन समझते हुए चलते बेटा। फ्लक्स की भी 2 डेफिनेशन होती है। कितनी डेफिनेशन होती है सर फ्लक्स की? 2। एक होती है आपके पास ओपन सरफेस के लिए, बहुत ध्यान से समझो, और बेटा एक होती है आपके पास क्लोज सरफेस के लिए। तुमने कहा मतलब देखो, क्लोज सरफेस वो हो गई जो 3D बॉडीज़ है उसके लिए भी फ्लक्स डिफाइन होता है, और जो ओपन सरफेस है वो 2D बॉडी हो गई। मान लेते हैं कि ये अपने पास एक शीट है, स्क्वायर शीट, इससे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास कर रही है, और ये आपका इसका एरिया हमेशा एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर आउटवर्ड रहेगा, वो एंगल थीटा बना रहा है। तो इससे जब मैं फ्लक्स निकालूंगा तो उसका फॉर्मूला रहता है बेटा ई ए कॉस थीटा। इसको अगर अपन वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो ये लिखा जाएगा ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। बल्कि फ्लक्स जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, इस बात को आप ध्यान रख लेंगे। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया फ्लक्स का फॉर्मूला ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये ओपन सरफेस के लिए है। वहीं पर अगर क्लोज सरफेस होगी, जैसे कि ये स्फेयर में मान लेता हूँ, और इससे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास कर रही है, तो आपको क्या करना होता है बेटा, इसका एक एलिमेंट्री पार्ट लेना रहता है जो कि ऐसा सर्कुलर दिखेगा, जिसका एरिया परपेंडिकुलर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगी। तो आप इसके अक्रॉस एक छोटा सा फ्लक्स निकाल लेंगे, जो कितना आ जाएगा ई डी ए कोस थीटा। जब आप दोनों साइड एक क्लोज्ड इंटीग्रेशन करेंगे तो मेरे पास जो टोटल फ्लक्स आ जाएगा वो आ जाएगा ई डी ए कोस थीटा। तो ये फॉर्मूला आपको इसके लिए ध्यान रख लेना है। इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिख दूंगा तो ये बन जाएगा ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ठीक है भाई, तो ये क्लोज सरफेस और ओपन सरफेस के लिए फ्लक्स का फॉर्मूला रहता है। अब इस पर कुछ क्वेश्चन परफॉर्म करते हैं। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज गिवन बाय, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि सर अपने को यही फॉर्मूले याद रखने। हाँ बेटा, नर्सिंग के लिए अपने को इतने ही फॉर्मूले ध्यान रखने, इन्हीं से हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा इजीली सॉल्व हो जाएगा। आगे क्या बोला, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारे से इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन की गई है। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस 9k कैप, बहुत ध्यान से समझेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ एरिया 20 यूनिट लाइंग इन वाईजेड प्लेन, वाईजेड प्लेन में रखा है। जो बच्चों को प्लेन पहचानने में तकलीफ होती है उनको मैं बता देता हूँ बेटा, एक्स वाई जेड। तो अगर इसके पैरेलल, एक्स के और वाई के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये एक्स वाई प्लेन बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर अगर आप जेड के और वाई के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो बेटा ये वाई जेड प्लेन बन जाएगा। सिमिलरली एक्स और जेड के साथ आप पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये एक्स जेड प्लेन बन जाएगा। तो हमारे से जो इस क्वेश्चन के अंदर प्लेन दिया है वो वाई जेड प्लेन दिया है, तो ये वाला प्लेन दिया है। तो इसमें आपके पास कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इतनी है, आपको पता है वाई जेड प्लेन के परपेंडिकुलर उसका एरिया रहेगा। तो एरिया हो गया एक्स के अंदर, तो मतलब एरिया वेक्टर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 20i कैप। अब आपको फ्लक्स निकालना है। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है सर, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो ई वेक्टर कितना हो गया 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस 9k कैप। अब इसको आप डॉट प्रोडक्ट कर लो बेटा 20i कैप के साथ। तो ये कितना गया, आई वाला सिर्फ मल्टीप्लाई करेगा आपका 100। कितनी यूनिट आ गई हमारे पास 100, दैट इज योर ए ऑप्शन बेटा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या बोला, अ पैरेलल चार्ज, अ पॉइंट चार्ज q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब ऑफ साइड l, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अच्छा, तो डायरेक्ट हो गया आपके पास जो चार्ज एनक्लोज्ड करता है कोई भी बॉडी है ना, कोई भी क्लोज्ड सरफेस, ठीक है। तो उसके अगर जो फ्लक्स होता है वो टोटल चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। गॉस थ्योरम के द्वारा डिफाइन किया जाता है। तो हम गॉस थ्योरम को भी समझ लेते हैं, उसकी एप्लीकेशन को भी समझ लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं गॉस थ्योरम की बात करूं बेटा, गॉस थ्योरम क्या कहता है जरा आप समझेंगे। गॉस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है, गॉस थ्योरम की स्टेटमेंट ये है, क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स दी बेटा टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस। ठीक है, क्या कहना हुआ इसका कि भैया गॉसियन सरफेस ने जो टोटल चार्ज एनक्लोज्ड किया है, अगर आप उसको 1 बाई एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको टोटल फ्लक्स मिल जाएगा उस क्लोज सरफेस से। तो ये स्टेटमेंट इनकी है। अगर मैं इसको यहाँ फॉर्मूले में लिखूंगा तो ये बन जाएगा बेटा ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट दी टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय दी गॉसियन सरफेस। ठीक है, यहीं से अपने को जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है यहीं से सॉल्व करनी होती है। जैसे कि एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ कि भैया आपके पास एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर के सेंटर पर अपन कोई एक चार्ज रख दिए, ठीक है। इसके सेंटर पर बेटा हमने कोई चार्ज रख दिया, तो इसके अक्रॉस जो टोटल फ्लक्स होगा, है ना, जो टोटल फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड
बॉडी और डिवाइडेड बाय एफ साइलेंस नॉट। अगर मान लो कि आपने अब ये जो चार्ज है ये बेटा जी आपने चार्ज जो है इसके एज मतलब कि के आपने एक कॉर्नर पे रख दिया और पूछ लिया कि बेटा इससे टोटल फ्लक्स बताओ कितना है। तो जब इस वाले क्यूब से आपसे टोटल फ्लक्स पूछा जाएगा तो उसको अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो भी चार्ज है आपका वो कंप्लीटली एनक्लोज्ड होना चाहिए और जो उस चार्ज को एनक्लोज करेगा उसी का नाम होता है बेटा जी गॉसियन सरफेस। तो जैसे कि ये चार्ज यहाँ रखा है एक कॉर्नर पे, तो अब ये इससे निकलने वाली ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स अभी एनक्लोज नहीं है, सिर्फ ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एनक्लोज है। तो इनको भी अगर एनक्लोज करना होगा तो पाया ये जाता है कि आपके पास इस चार्ज को एनक्लोज करने के लिए टोटल 8 क्यूब लगते हैं। तो जब 8 क्यूब लगते हैं तो जो टोटल फ्लक्स आता है वो 8 क्यूब से कितना आता है, वो 8 क्यूब से बेटा जी आपके पास फ्लक्स थ्रू 8 क्यूब वो आता है क्यू बाई एफ साइलेंस नोट। तो आपको तो 1 क्यूब से पूछा था, नहीं समझे, फ्लक्स किससे 1 क्यूब से, तो वो कितना हो जाता है क्यू बाई 8 एफ साइलेंस नोट। अगर आप यहाँ पर फ्लक्स निकालना चाहते हो एक फेस से तो वो आ जाता है बेटा क्यू बाई 24 एफ साइलेंस नोट। इसको आप डायरेक्ट याद रख लेंगे, ठीक है। अगर आपके पास ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो आप इसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। अगर आप कॉन्सेप्ट समझना चाहते हो तो कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है कि जो भी चार्ज आपको दिया जाता है उस चार्ज को आप एनक्लोज करो, उस एनक्लोज्ड सरफेस को अपन गॉसियन सरफेस बोलते हैं और उस गॉसियन सरफेस से जब टोटल फ्लक्स निकलता है तो वो टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय एफ साइलेंस नॉट के बराबर होता है। तुमने कहा बहुत बढ़िया सर। अब आते हैं इसकी कुछ एप्लीकेशन पे। अगर हम एप्लीकेशन की बेटा बात करें तो हमारे पास 3-4 इसकी एप्लीकेशन है जिनको आपने ध्यान रखना है। सबसे पहली आपकी एप्लीकेशन है लॉन्ग चार्ज्ड वायर, ठीक है। तो यह इनफाइनाइट चार्ज वायर जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है बेटा लेमडा, इसकी वजह से अगर आप इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो वो आ जाएगा लेमडा बाई 2 पाई एफ साइलेंस नॉट आर। तो एक तो ये ध्यान रखना है आपको फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला जो रखना है बेटा जी वो है इनफाइनाइट चार्ज शीट। अगर आपके पास एक इनफाइनाइट चार्ज शीट, वो भी शीट कैसी, थिन शीट, तो अगर ये हमारे पास एक थिन चार्ज शीट हो इनफाइनाइट और जिस पर जो चार्ज हो बेटा जी वो सरफेस चार्ज डेंसिटी जिस पे गिवन हो आपको सिग्मा, उसकी वजह से किसी भी दूरी पर जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे तो वो लिखी जाएगी सिग्मा बाई 2 एफ साइलेंस नॉट। कितना लिखा जाएगा सर, सिग्मा बाय 2 एफ साइलेंस नॉट। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पर इंडिपेंडेंट होती है, इस बात को आप ध्यान रख लेंगे। तीसरी जो बेटा जी हमारे पास प्रॉपर्टी है इसमें एप्लीकेशन है हमारे पास इसकी, वो है बेटा जी आपके पास स्फेरिकल शेल, चार्ज स्फेरिकल शेल। तो अगर मैं चार्ज स्फेरिकल शेल की बात करूं, जैसे ये रही, इसके अंदर तो कोई चार्ज नहीं होता है, जो भी चार्ज होता है इस पे बाहर पे होता है। तो जैसे कि अपना रेडियस इसका कैपिटल आर है तो हम इसमें 3 पॉइंट पर बेटा जी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, आर लेस देन कैपिटल आर, आर इज इक्वल्स टू आर और आर ग्रेटर देन आर। तो अंदर में तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी क्योंकि कोई भी चार्ज अंदर एनक्लोज्ड नहीं है। सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा जी मैक्सिमम होती है, वो होती है के, अगर चार्ज क्यू लेके चलते हैं तो के क्यू बाई आर स्क्वायर, और अगर आप बाहर जाते हैं किसी स्मॉल डिस्टेंस आर पर तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर। और इसके लिए ग्राफ आपको याद रखना है, दैट इज इन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस, कि भैया आर पर तो जो है इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है, ठीक है, और उसके बाद वो इस तरीके से रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक के तौर पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करते हुए डिस्टेंस के साथ चलेगी। और वहीं पर एक हमारे पास नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर भी हमारे पास होता है बेटा, उसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बता देता हूँ, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर। तो अगर अपन नॉन कंडक्टिंग चार्ज सॉलिड स्फेयर की बात करते हैं जिसमें जो चार्ज होता है बेटा वो उसकी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है ऐसे, तो अगर आप इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हो, अगेन वही 3 पॉइंट, आर लेस देन आर, आर इज इक्वल्स टू आर और आर ग्रेटर देन आर। तो ये हो गया इनसाइड, सरफेस, आउटसाइड। तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, अगर इस पर चार्ज क्यू है तो वो हो जाएगा के क्यू बाय आर क्यूब इंटू स्मॉल आर, ठीक है। स्मॉल आर इज द पॉइंट वेयर यू आर फाइंडिंग योर इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे कि मैं इस आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहता हूँ। ये सब निकलता गॉस थ्योरम के हिसाब से, पर आपको डेरिवेशन वगैरह कुछ नहीं करना, फॉर्मूला याद रख के वहीं पे आर इज इक्वल्स टू आर पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा के क्यू बाय आर स्क्वायर, इन फॉर्मूले को याद रख लेंगे। और आर ग्रेटर देन आर पर बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हो जाएगी के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर। इसके लिए भी ग्राफ बनता है,
ठीक है, इसके लिए भी ग्राफ बनता है, जैसे कि आप इक्वेशन से ही देख पा रहे होंगे कि इसमें इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्मॉल आर के, तो इसलिए इनिशियली ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा कहाँ तक, r इज इक्वल्स टू आर पर, r लेस देन आर पर स्ट्रेट लाइन बनेगा और फिर रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक r ग्रेटर देन r पर। यहाँ पर आपको जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी वो कैसी रहेगी, मैक्सिमम, और उसका वैल्यू रहेगा k/r²। बेटा ये फ्लक्स और फ्लक्स गॉस थ्योरम और गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन पर बेस्ड जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले ध्यान रखने हैं वो इतने हैं जो आपको याद करके चलने हैं। कुछ क्वेश्चन इस पे प्लेस है उसको कर लेते हैं। हमारे से क्या बोला, 15 चार्जेस है, हर एक चार्ज की वैल्यू q है, वो x एक्सिस पे रखे गए हैं बराबर बराबर डिस्टेंस पर, और मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपसे पूछा है एक स्पेरिकल क्लोज सरफेस जिसकी रेडियस इतनी है और जिसमें इन विच वन ऑफ द चार्ज एट द सेंटर। देखो ये आपने एक स्फेयर बनाया, ये एक एक्स एक्सिस बनाई, इस एक्स एक्सिस पर क्या बोला है उसने कि इसकी जो रेडियस है वो 1.5 r है, एक चार्ज इसके सेंटर पे रख दिया। अब 0.5 की दूरी पर मिला के टोटल 15 चार्जेस रखे, तो आप इससे 0.5 पे जाओ तो ये 0.5, एक और 0.5 पे जाओ, एक और 0.5 पे जाओ, तो 0.5 बिकम 1.5, तो बन गया रेडियस। ऐसे ही 0.5 तो एक चार्ज यहाँ, 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 फिर ऐसे ही 0.5 पर एक और, 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 0.5 पर एक, ऐसे करके टोटल इतने। पर हमें फ्लक्स निकालना है वो भी इस स्फीयर से, तो आपको पता है फ्लक्स क्या होता है, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो हमें तो सिर्फ ये देखना है टोटल चार्ज इनक्लोज्ड कितना है। आप काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो गया 7q/एप्सिलॉन नॉट। तो ये बेटा जी अपने पास डायरेक्ट आंसर हो गया, दैट इज योर बी ऑप्शन। होप्स हो कि आपको ये बात क्लियर हुई होगी। बेटा आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारे से क्या बोला, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस 3r/2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए स्फेयर, क्या बोलते हैं, चार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल किसको बोलते हैं, जो अंदर से खोखली होती है, तो सारा चार्ज कहाँ होगा, उसके ऊपर पे चार्ज रहेगा। हमारे से क्या बोला, इससे 3r/2, अगर इसका रेडियस r है, 3r/2 का मतलब हो गया 1.5 r। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो आपसे बोला इलेक्ट्रिक फील्ड r/2 मतलब कि 0.5 r, अंदर वो पॉइंट कहाँ हो गया, अंदर, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। अभी मैं आपको बताया कि अंदर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है सर, 0। तो विच ऑप्शन सर, डी ऑप्शन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। अभी इसके लिए भी मैंने डायग्राम आपको बनवाया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। ठीक है बेटा जी, ये हमारे पास हो गया ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर का मतलब यहाँ पे है नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर। उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है सर, इस तरीके का। तो विच ऑप्शन, बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। हमारे से बोला इलेक्ट्रिक फील्ड एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज या यूनिफॉर्मली नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, तो कैसा स्फीयर है आपके पास, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर जिसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर इज ई। तो सिंपल अपन ड्रॉ कर लेते हैं, ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, तो इस पर पूरी सरफेस पर चार्ज रहेगा, इस पर जो डेंसिटी होगी वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी। बेटा आपसे क्या बोला कि इसकी जो अपनी रेडियस है वो तो है 10 सेंटीमीटर, और इसके 20 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड E गिवन है। तो मैं पहले उस E की वैल्यू लिख लेता हूँ। तो E की वैल्यू हो जाएगी K, मुझे चार्ज नहीं पता, मैं Q मान लेता हूँ, बाय, और ये डिस्टेंस हो गई 20 का स्क्वायर। तो यहाँ से KQ की वैल्यू अगर मैं लिखूँगा तो ये हो जाएगा 400 E। ठीक है, अभी यूनिट वगैरह को इग्नोर कर देंगे क्योंकि डिवीजन में लेके आएंगे, रेशो में लेके आएंगे तो मैं यूनिट से यूनिट कैंसिल आउट हो जाती है। आपसे पूछा है देन एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर कहीं इसके बीच में हुआ मिड पर, फ्रॉम द सेंटर, उस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी है। तो आपको पता है KQ/r टाइम्स ऑफ r³, ये फॉर्मूला होता है अंदर पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। यहाँ से KQ की वैल्यू आप निकाल चुके हो, दैट इज 400 E। स्मॉल r हो गया आपका 5 सेंटीमीटर और r³ हो गया 10⁻3। तो बेटा ये हो गया 400 E × 5/10 10 10। तो ये अपने पास गया 2 0 से 2 0, 5 4 जा 20, 1 0 से 1 0, तो कितना आ गया हमारे पास 2E। ये मेरा आंसर हो गया, दैट इज योर सी ऑप्शन। अब अपन आगे मूव करते हैं, इस क्वेश्चन को और देख लेते हैं अच्छे से। दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस। ठीक है, होप्स हो कि फिर आपको जो पूरा कॉन्सेप्ट आपको सिखाया कि वो आप तक पहुंचा होगा और आप को जिन जिन बच्चों को इस चैप्टर में प्रॉब्लम थी वो ईजिली उनकी रिजॉल्व हो गई होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को और देख लेते हैं बेटा। क्या बोला, 2 इनफाइनाइट शीट है, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा, पैरेलल टू ईच अदर एज शोन इन फिगर, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ऑन द लेफ्ट टू द राइट ऑफ द शीट इज 0। देखो ये हमारे पास दो ऐसे करके एक प्लस और एक ऐसे करके बेटा माइनस। ठीक है, इस पर प्लस सिग्मा, इस पर माइनस सिग्मा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछिए। आप मुझे बताओ, एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे अवे होगी, बिल्कुल होगी सर। नेगेटिव चार्ज की वजह से टूवर्ड्स होगी, ये भी कितनी है σ/2 एप्सिलॉन नॉट, ये भी कितनी है σ/2 एप्सिलॉन नॉट। तो बताओ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो दोनों को माइनस करके मिलेगी क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है।
तो बताओ बेटा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी सर, 0। सिमिलरली ये पॉजिटिव अवे, ये नेगेटिव टूवर्ड्स, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, 0। पर अगर मैं बीच में निकालूंगा तो ये पॉजिटिव अवे, ये नेगेटिव टूवर्ड्स, तो यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस वाली भी और माइनस वाली भी क्या हो जाएगी बेटा, ऐड। तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगी, पर लेफ्ट और राइट दोनों साइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। तो हमारे से क्या बोला था, पॉइंट टू द लेफ्ट और द राइट ऑफ द शीट इज 0। तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, मिड पॉइंट पर नहीं है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। मिड पॉइंट ऑफ द शीट इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द राइट। हाँ, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड राइट की तरफ ही रहेगी। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। तो इसका मतलब जो ऑप्शन डी है, ए एंड सी बोथ आर करेक्ट, तो ये हमारा ऑप्शन हो गया बेटा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 पर टोटल कॉन्सेप्ट्स है नर्सिंग के लिए जो आपको बेटा याद रखने और क्वेश्चंस है। होप सो कि ये वीडियो आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करे, आपको मदद करे। ऐसे ही बेटा अगले चैप्टर पे वीडियो फिर मैं लेके आऊँगा। टिल दैट टाइम, थैंक यू एंड बाय बाय।